नमस्कार दोस्तों, चेक सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में जो वर्क असिस्टेंट और जो यूडीसी की जो एग्जाम होने वाली है 21 फरवरी को, तो उसी के संदर्भ में हम आज उसकी एग्जाम की तैयारी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर है वो लेकर आए हैं। पूर्णतः इसका जो ऑफिशियल पेपर आता है जिस प्रकार का, उसी प्रकार का हम ये मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इसमें आपको 50 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। पूर्णतः इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 50 क्वेश्चंस को हमने प्रिपेयर किया है। तो आज हम इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले हम इसका एक मॉडल पेपर है वो पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप अभी जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा। मतलब कोई पिंड है, उसका जो वेग है वो v है, v वेग से वो गतिमान है, उसका द्रव्यमान कितना दिया है, m उसका द्रव्यमान दिया हुआ है। तो हमसे उसका संवेग है वो पूछा है। तो संवेग हम जानते हैं, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो संवेग को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो p बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान का मान क्या दिया गया है m, और वेग क्या है वो v दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, p बराबर mv हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संवेग का जो एसआई मात्रक होगा, संवेग का जो एसआई मात्रक होगा वह क्या होगा, वो होगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। ये होगा, ये इसका एसआई मात्रक होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इसमें हमें वो फिजिकल अमाउंट बतानी है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी दूरी। जो डिस्टेंस होती है दूरी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि दूरी जो होती है ये अदिश राशि होती है। इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें जो दिशा है वो नहीं होती है, इसीलिए दूरी होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बल्कि जो बल, संवेग और जो त्वरण होता है, ये वेग होता है, ये सभी सदिश राशियां होती हैं। इनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ये जो राशियां हैं ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। जो सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3, ऑप्शन ए, ये इसका सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। इसको हम वैसे रासायनिक सामान्य भाषा में बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, इसको धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, धावन सोडा के नाम से भी बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट को। तो इसका सूत्र क्या होगा, Na2CO3। और वैसे बात की जाए खाने का सोडा, तो खाने का सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। ये खाने का सोडा होता है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है। जो चांदी जो होता है उसका रासायनिक प्रतीक, सिल्वर जिसको बोलते हैं, उसका रासायनिक प्रतीक है वो क्या होता है। तो इसका रासायनिक प्रतीक होता है, केमिकल सिंबल होता है, वो क्या होता है, वो होता है Ag होता है। क्या होता है, Ag होता है, जिसको हम अर्जेंटाइट बोलते हैं। और इसका जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, इसकी परमाणु संख्या है वो 47 होती है। वहीं जो Sn दिया हुआ है, Sn जो है ये किसका परमाणु सिंबल होता है, ये होता है, ये टिन का सिंबल होता है, और इसकी परमाणु संख्या है वो कितनी है, वो 50 होती है। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। जो एसआई जो पद्धति होती है उसमें जो लेंस की जो पावर होती है, लेंस की जो शक्ति है उसकी इकाई है वो यूनिट हमसे पूछी गई है। तो लेंस की जो पावर है उसकी यूनिट क्या होती है, तो वो होती है डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर है, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो द्रव और जो गैस होती हैं, जो लिक्विड होते हैं और जो गैसेज होती हैं, उनमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है, वो किस विधि द्वारा होता है, तो वो होता है संवहन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा द्रव और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। जो वायु जो होती है उसमें ध्वनि का जो वेग होता है वो लगभग कितना होता है, तो वो होता है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये वायु में ध्वनि का अप्रोक्सीमेटली मान होता है। वैसे कहीं पर आपको 331 भी मिल सकता है, 332 भी मिल सकता है। अगर वायु में हम, अगर टेम्परेचर है 1 डिग्री
टेम्परेचर है वो जब इंक्रीज करते हैं तो ध्वनि का जो वेग आता है वो कितना बढ़ जाता है, तो वो बढ़ जाता है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। ये डाटा आप याद रखेंगे कि वायु में हम जब 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ध्वनि का जो वेग होता है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्टेथोस्कोप होता है वो ध्वनि के कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप है ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा या फिर चांद से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है, रोशनी जब हमारे तक आती है तो उसमें कितना समय लगता है? तो वो लगता है लगभग 1.3 सेकेंड। कितना लगता है? 1.3 सेकेंड है वो इसमें समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? जो वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का वाहनों के जो अग्रदीप या फिर हेडलाइट होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? मतलब कोई चालक है उसका जो प्रतिरोध है आर का मान है वो हमसे दिया गया है 440 ओम। कितना दिया गया है? 440 ओम है ये आर का मान दिया गया है, और जो स्रोत से जो वोल्ट दिया गया है वी का मान वो कितना दिया गया है? वो 110 वोल्ट दिया गया है। कितना दिया गया है? 110 वोल्ट दिया गया है। तो हमसे इसकी धारा पूछिए, तो हम जानते हैं ओम का जो नियम होता है उसका मान क्या होता है? V बराबर आई आर, जिसको बोलते हैं, ये ओम का नियम होता है। तो इससे हम धारा का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा V अपॉन आर। क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। V का मान कितना दिया गया है? 110 दिया गया है, और R का मान कितना है? 440 दिया गया है। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका मान आता है 0.25 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 0.25 एम्पियर है वो धारा का मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में इसका मान है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सी गैस आवश्यक है? जो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें कौन सी गैस है वो प्रयुक्त होती है, आवश्यक होती है? तो वो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस आवश्यक होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? जो 1 वोल्ट होता है वो कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट होता है वो 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? जो हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होती है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? जो सूर्य होता है उसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है? मतलब उसमें ऊर्जा है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, कौन सी अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? तो वो होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। किससे होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जो टेलीस्कोप था उसकी खोज है वो कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज थी वो गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति या फिर हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? जो एक हॉर्स पावर होता है वो किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर होता है वो 746 वोट के बराबर होता है। कितना हो जाएगा? 746 वोट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? जो LPG होती है हमारे घरों में जो प्रयुक्त करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस भी जिसको बोलते हैं, तो उसमें कौन कौन सी गैस मिक्सअप होती हैं? तो वो होती है इसमें प्रोपेन व ब्यूटेन। प्रोपेन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें ब्यूटेन दिया है, तो ब्यूटोन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रोपेन होता तो प्रोपेन भी इसका राइट आंसर हो जाता। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैस होती हैं वो इसमें प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
18 कैरेट सोने के मिश्रण में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है। जो 18 कैरेट कोई गोल्ड है तो उसमें हमें शुद्ध सोने का प्रतिशत है वो बताना है। तो हम जानते हैं शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है। तो 24 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि एकदम शुद्ध होता है। वहीं हमसे 18 कैरेट का पूछा है तो कितना, इसका मान कितना आ जाएगा, 100/24 इंटू में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 कैरेट का मान प्रतिशत में आ जाएगा। तो 6×3 = 18, 6×4 = 24, और 4 से इसको काटते हैं तो 25 आता है। तो 25×3 क्या हो जाएगा, 75। तो 75% है वो 18 कैरेट में सोने के प्रतिशत का मात्रा हो जाएगी, शुद्ध सोने के प्रतिशत की मात्रा। तो 75% है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बनाती है। तो कौन सी इनर्ट गैस है जो कि कंपाउंड बनाती है, मतलब यौगिक बनाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी जिनोन। जिनोन गैस जो होती है ये सबसे अधिक यौगिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आएंगे। अब 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन है वो साइंस के हो चुके हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में हमने पेपर है वो बनाया है। तो इसमें मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही एक ट्रेन एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई ट्रेन है उसकी चाल कितनी दी गई है, वो दी गई 30 मीटर प्रति सेकेंड, और उस कोई 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछिए। तो मान लेते हैं हम ट्रेन की लंबाई है वो x मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, x है वो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं। तो उसी प्रकार टोटल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 600, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस में x है वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, 600 + x, और साथ में जो चाल दी गई है वो कितनी दी गई है, वो 30 मीटर प्रति सेकेंड दी गई है। हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दूरी है वो भी मीटर में दी गई है। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय होता है। तो समय कितना दिया गया है, 30 सेकंड दिया हुआ है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 600 + x बराबर क्या हो जाएगा, 900 आता है। तो x का मान है वो कितना आ जाएगा, x का मान होता है वो 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 मीटर क्या हो जाएगा। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 300 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a - b = 3 और a² + b² = 29 हो तो ab का मान क्या होगा। ये समीकरण दिया गया है जिसमें a - b बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और आगे क्या दिया गया है, a² + b² = 29 दिया गया है। तो हमसे ab का मान पूछा है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a - b बराबर कितना दिया गया है, वो 3 दिया गया है। तो इसको हम स्क्वायर करते हैं, मतलब a - b है इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, a² + b² - 2ab क्या होता है, a² - b² + -2ab। तो ये जो सूत्र होता है इसका सूत्र होता है a - b की होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो इसमें हम मान रखते हैं। तो a² + b² का मान तो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 29 तो है इसका मान हमें दिया गया है, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। और जो हम आगे इसमें स्क्वायर करते हैं तो 3 का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये मान दिया गया है। तो इसमें इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। तो 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 2ab बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाए 29 - 9 बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो ab का मान इससे निकल कर आ जाएगा। तो ab का मान है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 10। तो यही हमें सोल्व करना था कि ab का मान है वो कितना आएगा। तो ab का मान है वो 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तार को 28 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के आकार में परिवर्तित किया जाता है, इसे फिर से वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी है। मतलब कोई तार है, इस प्रकार से कोई लंबा तार है, तो उस तार से एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का आकार दिया जाता है। मान लो ये कोई 28 सेंटीमीटर क्या होगी, त्रिज्या होगी, और इसकी साइज का एक वृत्त इससे बना दिया जाता है। तो ये जो तार है, मतलब यहाँ से लेकर जो तार है पूरा इस प्रकार से मोड़ा है, तो इसकी जो परिधि होगी वो कितनी होगी, वो 28 सेंटीमीटर तो होगी, आप सभी जानते होंगे। तो 2πr है, या सॉरी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के इसकी जो परिधि होगी वो इस तार की टोटल लंबाई होगी। तो परिधि कितनी है, 2πr परिधि का सूत्र होता है। तो 2 ×
पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुणा आर का मान कितना दिया गया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 7 चौके 28। जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 176 सेंटीमीटर है, वो इसकी टोटल परिधि हो जाएगी, मतलब तार की टोटल लंबाई हो जाएगी। तो तार की टोटल लंबाई कितनी है 176 सेंटीमीटर। आगे क्या कहेगा कि इसे फिर से वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो आप ये जानते हैं इस प्रकार से वर्ग है वो बनता है। तो वर्ग में जो चारों भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। तो एक भुजा की माप हमसे पूछी है, तो इसमें 4 का भाग हम दे देते हैं, 4 का भाग देते हैं, इसका मान क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो 44 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें समीकरण दिया गया है कि वर्गमूल 98 माइनस वर्गमूल 72 प्लस में वर्गमूल 50 में भाग दिया जाता है वर्गमूल 18 का। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो हम जानते हैं 98 होता है वो कितना होता है, वो होता है 49 गुणे 2। 49 गुणे 2 कितना होता है 98 होता है, और इसका हम वर्गमूल लेते हैं। माइनस में दिया गया है तो 72 कितना होता है, 72 होता है 36 गुणे 2 होता है, और इसका हम वर्गमूल लेते हैं। और इसी प्रकार 50 है, 50 कितना होता है, वो होता है 25 गुणे 2 होता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। और भाग में कितना दिया गया है, वो 18 दिया गया है। तो 18 को हम क्या लिखते हैं, 18 को लिखते हैं 9 गुणे 2। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। और हम जानते हैं 49 का वर्गमूल निकलता है, 36 का निकलता है, और 25 का वर्गमूल निकलता है। तो इसको आगे जब सोल्व करते हैं तो इसका मान कितना आता है, वो आता है 7 वर्गमूल 2 माइनस 6 वर्गमूल 2 और प्लस में क्या आ जाएगा 5 वर्गमूल 2। तो इस प्रकार से आता है। और नीचे क्या है 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, तो 3 वर्गमूल 2। तो इस प्रकार से इसका मान निकल के आता है। तो इन सभी में हम जब वर्गमूल 2 है वो कॉमन ले लेते हैं। कितने लेते हैं, वर्गमूल 2 है वो कॉमन ले लेते हैं। तो इसका मान कितना बचेगा 7 माइनस 6 प्लस 5 और बटे में क्या हो जाएगा 3 वर्गमूल 2। और तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 है वो कट जाएगा। और ऊपर नीचे जोड़कर इसको सोल्व करते हैं तो 7 5 12 माइनस 6 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 6 बचेंगे। 6 में जब 3 का भाग देते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। तो इस समीकरण जब पूरा सोल्व करते हैं तो इसका मान है वो 2 आता है। कितना आता है, 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो कोई धन है वो साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितना होता है, दुगना होता है, और 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो हम आपको इसको शॉर्टकट है वो करके बताते हैं। आप अक्स मानकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, वो कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसमें हम इसमें अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इसका शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बताते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि 8 वर्ष में कितना हो जाता है, वो 2 गुना हो जाता है। मान लो हमने 10 रुपये किसी को उधार दिए तो वो कितने हो जाएंगे, वो 20 रुपये हो जाएंगे। 10 रुपये दिए तो वो कितने हो जाएंगे, 20 रुपये हो जाएंगे। कितने वर्ष में हो जाएंगे, 8 वर्षों में हो जाएंगे। वहीं अगले जो 8 वर्ष होंगे, 8 वर्ष अगले जो 8 वर्ष होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 वर्ष हो जाएंगे। तो अगले 8 वर्ष में ये जो धन है वो और 10 रुपये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, और 10 रुपये बढ़ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा। वो बल्कि जो पहले का कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो इसी प्रकार अगले 8 जो वर्ष आएंगे उसमें टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे, 24 वर्ष हो जाएंगे। और जो धन है वो कितना आ जाएगा, 10 रुपये और बढ़ जाएंगे ब्याज के, तो क्या हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा, जो कि 4 गुना बढ़ जाएगा। यही हमसे पूछा गया है कि कितने वर्ष में वह 4 गुना बढ़ जाएगा। तो 24 वर्षों में वह 4 गुना बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 320 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 400 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब 320 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है वो 400 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाए और इसमें जो भी साथ दिया होता है 300 का जो विक्रय मूल्य दिया होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 320 रुपये, और विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 400 रुपये। तो इसमें हम जब घटाते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, लाभ कितना बचेगा, वो हो जाएगा 80 रुपये। तो 80 रुपये है वो कितने पे होता है, 320 रुपये पर होता है। और इसका हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो इसका प्रतिशत निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा, वो 25% हो जाएगा। तो 25% है वो टोटल इसमें लाभ हुआ है। कितना होता है 25%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 25% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये जो दिया गया है वर्गमूल का प्रश्न है, इसको सोल्व करना है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो हम जानते हैं जो 7 है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 + 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आगे की जो संख्या दी गई है उसको इस प्रकार से ही लिखेंगे 4 वर्गमूल 3, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखने पर हमें एक बात समझ में आती है कि जो 4 होता है वो क्या होता है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और प्लस में जो ये जो 3 दी गए हैं 3 को क्या लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल का स्क्वायर 3 लिख सकते हैं। तो जो 3 का वर्गमूल होता है उसका स्क्वायर जब करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 3 ही तो आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 4 ही आता है। और आगे की संख्या है उसको इस प्रकार से लिखते हैं 2 × 2 इंटू में वर्गमूल 3, इस प्रकार से लिख लेते हैं और ऊपर जो वर्गमूल का निशान है वो लगा देते हैं। तो हम इससे जानते हैं ये एक सूत्र बन रहा है a² + b² प्लस में 2ab। तो a + b की होल स्क्वायर का जो सूत्र है वो इसमें बन रहा है। तो a + b का मान कितना है, a का मान कितना दिया गया है 2, और b का मान कितना है वो हो जाएगा √3। और इसकी जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसकी स्क्वायर करते हैं और ऊपर वर्गमूल हो जाएगा, तो स्क्वायर से जो वर्गमूल है ये हट जाएगा। तो इसका मान है वो कितना आ जाएगा 2 + √3, क्या आ जाएगा 2 + √3 है, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। तो ये भिन्न है और चारों ऑप्शन में दी गई है भिन्न, उनमें ये बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न है वो कौन सी है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनका या तो इनमें भाग देकर हम पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या भिन्न है वो कौन सी है, या फिर एक तरीका और है कि इनमें जो हर दिया गया है इनका उनको हम बराबर कर लेते हैं, हर है वो उसको समान कर लेते हैं। तो हरों का क्या लेते हैं, सबसे पहले लघुत्तम लेते हैं। तो हर का लघुत्तम है वो कितना आ जाएगा, वो 35 आ जाएगा। तो इनको सभी को जो हर है उनको 35 बनाएंगे। 35 बनाने के लिए हम मतलब 3/7 है उसको नीचे 35 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, इसको हम 5 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये 15/35 हो जाएगा। नेक्स्ट को भी इसी प्रकार से करेंगे तो वो हो जाएगा 21/35, और उससे अगले वाली को भी करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10/35। और इसी प्रकार से 2/5 है इसको करेंगे तो हो जाएगा 14/35। तो इसमें हम जानते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है, तो वो है 21/35 जो कि सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जो किस में आए हैं 3/5 में हम इसको सोल्व किया है जब आया है। और वैसे भी आप इसको भाग देकर सोल्व करेंगे तो यही भिन्न है वो सबसे बड़ी भिन्न आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक है। मतलब कोई परीक्षा में और ए और बी 2 अभ्यर्थी थे उसमें, और एक कौन था, सी था। ए बी सी 3 अभ्यर्थी थे, तो उन्होंने इस प्रकार से अंक प्राप्त किए। ए ने बी से 10% अंक अधिक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। और सी है उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसने 300 अंक प्राप्त किए। कितने में से, 400 में से 300 अंक है वो प्राप्त किए सी ने। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो सबसे पहले हम है बी के अंक देखते हैं। किसके देखते हैं, बी के अंक है वो कितने हैं। तो बी के लिए क्या कहा गया है, तो बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले जो सी के अंक लिखते हैं, तो सी के अंक कितने हैं 300, और सी से 5% अधिक अंक मतलब कि जो 400 है उसका 5% हो जाएगा, तभी तो सी से 5% अधिक अंक होंगे। तो 400 का 5/100 निकालते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 20। तो 320 अंक है वो बी ने प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, 320 अंक है वो बी ने प्राप्त किए। तो इसी प्रकार हम ए के मान निकालते हैं कि ए ने कितने अंक प्राप्त किए। तो ए के लिए कहा गया है कि ए ने बी से 10% अधिक। तो सबसे पहले बी ने कितने प्राप्त किए 320, और बी से 10% अधिक। तो बी से 10% अधिक तो जब ही होंगे जब 400 के हम 10% अधिक अंक है वो प्राप्त करेंगे। तो 400 का 10% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40। तो 320 और ये 40 कितना हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा 360। तो 360 अंक है वो ए ने प्राप्त किए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप बराबर हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। मतलब इनका अनुपात पूछा है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा और जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसका अनुपात हमसे पूछा है। और एक वर्ग है और एक वृत्त है, मतलब ये तो कोई वर्ग हो गया और ये कोई वृत्त होगा। इनका जो
जो पैरामीटर है, परिमाप जो बोलते हैं, वो बराबर है। तो इनका जो परिमाप का सबसे पहले सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो वर्ग का जो परिमाप का सूत्र होता है वो 4 गुणा भुजा होता है। तो हम इसको 4a मान लेते हैं, जो किसके बराबर होता है, जो वृत्त का जो परिमाप है वो उसकी परिधि होती है, तो वो क्या होती है, वो होती है 2πr। क्या होती है, 2πr। तो ये इसकी परिधि हो गई या परिमाप हो गया। तो इसमें हम a/r का मान इससे निकाल सकते हैं। तो a/r बराबर क्या हो जाएगा, a/r बराबर होगा 2π/4, 2 दूनी 4। तो π/2 है, ये इसके मान आ जाता है, a/r का मान आ जाता है। तो ये मान है, ये हमें आगे प्रयोग में होगा, तो इसलिए इसको रख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर, जिसको हम a² मान लेते हैं। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है πr²। क्या होता है, πr²। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसे हम जानते हैं a/r है, a/r का स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मान हम रख लेते हैं। तो a/r का मान कितना दिया गया है, 1/π हो जाएगा। तो π/2 रखा है, तो π/2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये इसका क्षेत्रफल का जो a/r का मान है वो हो जाएगा। तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो 1/π बराबर ही हो जाएगा π²/4 इंटू में, सॉरी, तो पाई से पाई क्रॉस हो जाएगा, तो π/, क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, π/4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, π/4 बच जाएगा। और जो कि इसका अनुपात होगा, ये कितना क्षेत्रफल का अनुपात है, तो π/4 है, ये उसका अनुपात हो जाएगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है। यदि सबसे बड़ी संख्या x है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। मतलब कोई 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका योग कितना है, 48, जिनमें सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई है, x। तो हम जानते हैं सबसे बड़ी संख्या x है, तो उससे छोटी संख्या क्या होगी, उससे छोटी संख्या होगी वो x-4 होगी, और उससे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, x-2 होगी। तो इन तीनों का योग है वो कितना दिया गया है, वो 48 दिया हुआ है। तो इन तीनों को हम जोड़ते हैं और मान क्या रख लेते हैं, आगे 48 रख लेते हैं। तीनों को जोड़ते हैं तो इसका मान क्या आएगा, तो इसको जोड़ते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 48, और ये -4 -2 इस साइड जाकर क्या हो जाएंगे, +6 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, 54 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 54। तो x का मान है वो क्या निकल के आ जाएगा, x का मान है वो 18 निकल के आ जाएगा। तो x का मान, सबसे बड़ी संख्या 18 आ गई, तो उससे छोटी संख्या है, उससे 2 कम होगी एक, और एक उससे 4 कम होगी, उससे 2 कम होगी एक 16 होगी, और एक से 4 कम होगी वो कौन सी होगी, 14 होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो 14 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर 3 इंटू में पावर 2 बराबर 4 की पावर x हो तो 3 की पावर x किसके बराबर है। मतलब ये दिया गया है कि 2 की पावर कितनी दी गई है, 3, और उसके भी पावर है 2 है, और उसका बराबर क्या हो गया, 4 की पावर x दिया हुआ है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, ये पावर, तो 2 की पावर क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, और ये 4 है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इंटू में x, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी आपस में गुणा होंगी, तो 2 की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसके जो बेस हैं आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो x का मान कितना निकल के आता है, 3 आ जाएगा। तो x का मान है वो 3 आता है। तो आगे हमसे पूछा कि 3x का मान क्या होगा, तो 3x, तो मतलब 3 की पावर क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगे। 3 की क्यूब हमें बनानी है, तो 3 की क्यूब का मान कितना होता है, 27 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अजय किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि रोहन की कार्य क्षमता अजय से 50% अधिक हो तो रोहन अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। मतलब अजय और रोहन है, वे अलग अलग किसी कार्य को करते हैं। तो अजय है वो 9 दिन में वो कार्य कर लेता है, और रोहन है उसकी कार्य क्षमता है वो 50% अधिक है अजय से, तो वो कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम अजय का 1 दिन का कार्य ज्ञात करते हैं। तो अजय है वो 1 दिन में कितना कार्य करता है, वो 1/9 काम करता है। कितना काम करता है, 1/9 काम करता है। और रोहन की कार्य क्षमता उससे कितनी है, 50% ज़्यादा। तो 1/9 50% जाता है, मतलब 100 से 50%, तो 150% हो गया, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देते हैं, 3 तिये 9 और 3 पंजे 15 और 5 दूने 10, तो 1/6 काम करेगा। मतलब कि वो अपना काम है वो 6 दिन में समाप्त कर देगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 6 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा,
यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। मतलब ये तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी। तो इसमें क्या दिया गया है कि ए बी से 40% अधिक हो और बी सी से क्या है 20% कम हो। तो सबसे पहले हम सी का रेशियो मान लेते हैं। तो सी का रेशियो वो कितना मान लेते हैं, वो 100 मान लेते हैं। तो सी के पास कितने हैं 100 है। और क्या दिया गया कि बी सी से 20% कम हो, तो मतलब बी है वो सी से 20% कम, मतलब 20 कम 80 हो गया। आगे क्या दिया है, ए है बी से 40% अधिक, तो बी से 40% अधिक मतलब 80 का 40%, 80 का 40% क्या होता है, तो वो 32 हो जाएगा। तो 32 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो ए और सी का हमें रेशियो पूछा है, तो ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा 112 अनुपात 100 हो जाएगा। तो इसको हम काटते हैं, 4 से काट देते हैं तो इसका मान क्या आता है 4 दूनी 8, 4 8 32, तो 28 अनुपात क्या हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 28 अनुपात 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति अपनी पुत्री की औसत आयु, एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। मतलब कोई एक व्यक्ति है और उसकी पुत्री की औसत आयु हमें कितनी दी गई है 34 वर्ष दी गई है। तो हमें औसत आयु दी गई है तो हम उसकी टोटल आयु ज्ञात कर सकते हैं। टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 2 व्यक्ति हैं तो उनकी औसत आयु 34 दी गई है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी 68 वर्ष हो जाएगी। आप सभी जानते हैं औसत आयु क्या होती है। और उसके बाद क्या दिया गया 4 वर्ष उनकी आयु का अनुपात है 14:5 होगा। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु है वो हम मान लेते हैं, एक की क्या हो जाएगी 14x और दूसरी क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। अगर 4 साल पहले की हमें आयु इसको ज्ञात करनी हो तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 14x - 4 और एक क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 15x - 4। इस प्रकार से हम इसको 4 वर्ष पहले की आयु पता करेंगे। तो आगे इसमें क्या किया है, पुत्री की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो हम ये 4 वर्ष पहले की आयु, ये वर्तमान आयु तो होगी, तो क्या होगी 14x - 4 प्लस में 5x - 4 बराबर कितने हो जाएगी, वो 68 वर्ष हमें दी गई है वर्तमान आयु। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसका मान आता है वो 19x बराबर क्या हो जाएगा, 19x बराबर क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो x का मान है वो कितना निकल के आता है, x का मान है वो 4 निकल के आता है। तो x का मान 4 है तो 14 × 4 क्या हो जाएगा 56 तो है पिता की उम्र और पुत्री की उम्र है वो 20 वर्ष। ये 4 वर्ष बाद की उम्र है, 4 वर्ष पहले की उम्र ज्ञात करेंगे तो पिता की उम्र है वो तो 52 वर्ष हो जाएगी और पुत्री की उम्र है वो 16 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। एक सीरीज दी गई है, उसका जो अगला पद है वो हमें ज्ञात करना है। तो 6 है, 6 को किस प्रकार से इसमें लिखा गया है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, यही तो लिख सकते हैं 6 को 2 × 3। 16 है उसको क्या लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 4 × 4 और जो 40 है इसको लिखेंगे 8 × 5। और ये जो आगे दिया गया है 96, 96 को क्या लिखेंगे हम, 96 को लिखेंगे 16 × 6, 16 × 6 होता है वो 96 होता है। तो इसको किस प्रकार से आगे एक सीरीज है बनती जा रही है। 2 के बाद में क्या आता है 4, मतलब 2 का दुगुना हो गया 4, 4 का दुगुना हो गया क्या हो गया 8, 8 का दुगुना क्या हो गया 16। तो इसी प्रकार 16 का दुगुना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें पहले 3 आया है, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और आगे क्या होगा 7, तो गुणा 7 लिख देते हैं। 32 को 7 से गुणा करते हैं तो इसका मान क्या होगा, वो होगा 224। तो इस सीरीज में जो अगला पद आएगा वो 224 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 19807 से मिलकर बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये 5 अंक है 19807, तो इनसे मिलकर जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो क्या बनेगी, तो वो कौन सी बनेगी, तो वो बनेगी 10,789। तो ये है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी 19807 को मिलाकर। ये जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये 5 अंकों की छोटी संख्या नहीं है, क्योंकि ये इसमें सिर्फ 4 ही अंक है, 0 है वो लगाने से कोई मायने नहीं रखता है। जो इसमें जो सब कितने दिए गए हैं अंक, वो 4 अंक ही इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 1/4 लड़कियां हैं और लड़कों की कुल संख्या 720 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मतलब कोई विद्यालय है उसमें 1/4 लड़कियां, मतलब 25% क्या है लड़कियां हो जाएंगी। तो लड़कियां हैं कितनी 25% है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, वो 75% तो होंगे लड़के, तो उसका मान कितना दिया गया 720 दिया गया है। तो 1% हम निकालेंगे तो 720/75 और 100% हमें निकालना है सभी विद्यार्थियों की संख्या, तो वो हम निकाल लेंगे। तो 25 × 75 और 25 × 100,
3 से इसको काटते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो 24 हो जाएगा। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं, 240 हो जाएगा, 24 चौके 96, 960 है वो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, यह एक घंटे में कितनी यात्रा तय करेगी। मतलब कोई कार है, उसकी चाल कितनी दी गई है, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो वो 1 घंटे में कितनी यात्रा तय करेगी। तो हम इसकी जो चाल है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, 10 गुना क्या हो जाएगी 18/5 बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये उसकी चाल निकल के आती है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 1 घंटे में कितनी यात्रा तय करती है, वो 36 किलोमीटर यात्रा तय करती है। तो ये हमसे पूछा 1 घंटे में कितनी यात्रा तय करेगी, तो वो 36 किलोमीटर ही तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए वृत्त का, जो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या है वो 2 मान लेते हैं, और तो इसमें 50% की वृद्धि होगी तो जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। तो 2 से हम इसका मान, क्षेत्रफल का मान निकालते हैं, और 3 इसकी त्रिज्या रखकर मान निकालते हैं। तो 2 से निकल के मान कितना आता है, वो आता है 4 पाई, और 3 से निकालते हैं तो वो आता है 9 पाई। इस सूत्र में हम इसका मान रखते हैं तो 4 पाई आता है, ये 9 पाई आता है। ये कितनी बढ़ जाती है इससे, 5 पाई है वो इंक्रीज होती है, कितने पे होती है, वो 4 पाई पे होती है। गुणा में 100 लगा देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो इससे हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 25 पंजी 125, क्या आ जाएगा 125% है वो इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि क्या कहलाती है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी पाक जल संधि। कौन सी हो जाएगी, पाक जल संधि है, वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, या फिर पाक जल डमरू मध्य भी इसको बोला जाता है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, वो हो जाएगी गोडविन ऑस्टिन। कौन सी हो जाएगी, गोडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी बोला जाता है। तो ये भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। इसकी जो टोटल जो ऊंचाई या फिर लंबाई बोलते हैं वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8611 मीटर। कितनी हो जाएगी, 8611 मीटर। वहीं कंचनजंगा है वो सेकंड नंबर पर है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8586 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक है वो कौन सी नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोसी नदी को। जो कोसी नदी है ये बिहार में हमेशा बाढ़ लेकर आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वो कब प्रदान किया गया था, कौन से सन में प्रदान किया गया था, वो किया गया था 1913 में। और उनकी जो प्रसिद्ध बुक थी जिसका नाम क्या था, गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उनको ये पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस है वो प्रतिवर्ष 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। तो अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं कौन है, जो बाइडेन, वो कौन सी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, तो वो रखते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी हो जाएगी, डेमोक्रेटिक पार्टी है वो उससे संबंध रखते हैं जो बाइडेन। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात पूछी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिक पार्टी से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 मिशन जो भारत का लॉन्च किया गया था वो कौन से व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था, वो किया गया था GSLV Mk3M1। कौन सा हो जाएगा, GSLV Mk3M1 ये लॉन्च व्हीकल था, इससे चंद्रयान 2 मिशन है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो फ्रेंच ओपन 2020 में जो हुआ था उसमें पुरुष एकल का खिताब अब वो किसने जीता था, तो वो जीता था राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल है उन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता था पुरुष एकल में। और ये कौन से देश से हैं, ये स्पेन की तरफ से खेलते हैं। वहीं इस जो फ्रेंच ओपन है इसमें पुरुष एकल में उपविजेता रहे थे वो कौन रहे थे, वो रहे थे नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रीति 9 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो संप्रीति अभ्यास का जो 9वां संस्करण हुआ था 2020 में वो
कौन से देश के बीच हुआ था? भारत और कौन से देश के बीच हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये संप्रीति अभ्यास है, ये करवाया गया था। भारत की और बांग्लादेश की जो थल सेना है उनके बीच ये अभ्यास हुआ था। बांग्लादेश जो मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी वो सन 1945 में हुई थी, ये आप याद रखेंगे। तो डिफरेंस ये थे आज का हमारा मॉडल पेपर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। सभी PDF है वो आपको वहीं पर मिलने वाली हैं। धन्यवाद।